नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होगी वक्फ कानून पर मचे हुए घमासान की। वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को आखिर क्यों भड़काया जा रहा है? पश्चिम बंगाल के 70% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में जुलूस के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। पुलिस हिंसा के पीछे की वजह अफवाह बता रही है। तो सवाल यह है कि आखिर अफवाह किसने फैलाई? मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई कैसे? प्री प्लान्ड तरीके से दंगे के कौन कौन से सबूत मिले? वक्फ के नाम पर पुलिस कर्मियों को भीड़ ने निशाना क्यों बनाया? एक एक डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले बात एक अफवाह की जिससे मुर्शिदाबाद जल उठा। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हजारों की संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग सड़क पर उतरे। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और अचानक जुलूस में शामिल भीड़ ने हिंसा करनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हिंसा के पीछे की वजह एक अफवाह है। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में नेशनल हाईवे तक को जाम कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई। इसी बीच एक शख्स नीचे गिर गया, जिसके बाद उस शख्स को गंभीर रूप से घायल होने के बाद यह अफवाह फैली कि उसकी जान चली गई है और यह अफवाह आग की तरह भीड़ में फैल गई और फिर भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। फिर क्या था? पत्थरबाजी शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई। पुलिस तक को नहीं बख्शा, गाड़ियां फूंक दी गई, आग के हवाले सब कुछ कर दिया गया। पुलिस अफवाह की थ्योरी बता रही है, लेकिन हिंसा के नए नए सबूत इंडिया टीवी के पास एक एक करके आ रहे हैं, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। ये मुर्शिदाबाद में हिंसा से कुछ देर पहले की ही तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में उपद्रवी नजर आ रहे हैं। पीली शर्ट पहने हुए एक शख्स पर अगर आप गौर करें तो उसकी निगाहें एक तरफ ही टिकी हुई हैं। दरअसल वो अपने साथी को देख रहा था, जो सीसीटीवी का तार वहां से निकालने के लिए गया था। यानी सब कुछ प्री प्लान्ड था। कुछ ही देर में सीसीटीवी फुटेज ब्लैक हो गया। हिंसा के पहले सबूत मिटाने की ये तमाम कोशिशें हैं, जो तीसरी आंख में कैद हो गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर कस्बे मोड़ पर कल वक्फ को लेकर प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जब प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उस वक्त तनाव बढ़ गया। जिस वक्त हिंसा की शुरुआत हुई शाम 5:10 बजे थे। यहां एक एसडीपीओ की गाड़ी सबसे पहले आई, उसको रोका गया और उसके बाद उस गाड़ी में आग लगा दी गई। अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी एसडीपीओ की थी, महिंद्रा स्कॉर्पियो। उसके डैशबोर्ड से निकले हुए कागज यहां स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां ये डंडा पड़ा हुआ है। इस तरह के डंडों का इस्तेमाल किया गया था। एक डंडा आपको पीछे दिखाई देगा। पुलिस वालों पर किस तरीके से हमला किया उसकी तस्वीर आप समझ सकते हैं कि ये पुलिस के प्रोटेक्शन गियर का कैप है, वो यहां पड़ा हुआ है। और इसके अलावा एक गाड़ी और जली। जब गाड़ी में आग लगी थी तो उसकी ताप इतनी थी कि इस पोस्टर या कहें कि जो स्टैंड लगा है, डिस्प्ले स्टैंड, ये भी जल गया। लोग भाग रहे थे, भगदड़ थी। कुछ चप्पलें यहां पर दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर हजारों की संख्या में लोग कल जंगीपुर मोड़ पहुंचे थे और नेशनल हाईवे 12 बंद करना चाहते थे। नारेबाजी हो रही थी कि हम वक्फ कानून को नहीं मानेंगे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने आगजनी शुरू कर दी। पुलिस की एक गाड़ी यहां जली। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो रोड पर आपको ये जो कालिख नजर आ रही है, ये दूसरी गाड़ी है। आपको एक जानकारी और दे दूं, जहां ये गाड़ी जली उसके ठीक सामने आपको वो होटल दिखाई दे रहा है, या घर कह सकते हैं हम, और उस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सब इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। लेकिन फिलहाल मालिक पुलिस की परमिशन के बिना इस सीसीटीवी फुटेज को देने के लिए राजी नहीं है। लेकिन पुलिस अधिकारियों की गाड़ी पर हमला किया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और पुलिस इंतजामात काफी कम थे। पुलिस की तरफ से आज यहां पर धारा 163 बीएनएस की लगा दी गई है, जिसमें भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। दूसरी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो यहां जली थी, उसको यहां से हटा लिया गया है। लेकिन गाड़ी से निकले हुए कागजात बता रहे हैं, जले हुए कागजात बता रहे हैं कि ये पुलिस की गाड़ी थी।
ये कुछ कागजात यहाँ पड़े हैं। इसमें अगर आपको मैं पढ़कर दिखाऊं तो इसमें लिखा गया है एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन जनवरी 2025, यानी अभी की पूरी अप्रेजल रिपोर्ट है। और इसके आखिरी पन्ने में अगर देखेंगे तो स्पेसिफाइड केसेस लिखे हुए हैं, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है और ये जानकारी है। एक और नोट पड़ा है, देखिए जरा कितना महत्वपूर्ण कागजात है ये जो पुलिस फाइल का सड़क पर पड़ा है। पेंडिंग एक्सप्लोजिव केसेस लिखा गया है कि कौन कौन से पेंडिंग एक्सप्लोजिव केसेस है। 2022 के कुछ केस दिखाई दे रहे हैं रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन के, जिस्ट ऑफ एक्शन टेकन, और पेंडिंग ऑर्डर किसका है वो। अब आपको मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर हिंसा की एक एक तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से दिखाती हूं। सबसे पहले उपद्रवियों की पत्थरबाजी की तस्वीर देखिए। मुंह पर रुमाल है, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं। उपद्रवियों की भीड़ आगे बढ़ रही है, पुलिस की टीम को निशाना बना रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा में ममता बनर्जी के कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ पाया है। हिंसा में शामिल लोगों ने आसपास के घरों से वीडियो बना रहे लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। घरों पर भी पत्थर से हमला बोला गया। जब यहाँ सड़क पर हिंसा हो रही थी तो बहुत से लोग अपने घरों में कैद थे। ऊपर जो आप खिड़की देख रहे हैं उसके शीशे आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो इस तांडव को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो बाकायदा उनके ऊपर पथराव किया गया, शीशे तोड़े गए। ये दोनों मकान हैं। अभी जब हम आए तब तक शीशे यहाँ पड़े हुए थे, लेकिन अब साफ कर दिए गए हैं। खौफ का आलम यह है कि जिसके घर के शीशे टूटे हैं वो यहाँ बातचीत करने तक के लिए तैयार नहीं। वो ये भी नहीं बता रहे कि आखिर उनके ऊपर पथराव क्यों हुआ। खौफ इतना ज्यादा है कि 1, 2, 3 इन तीनों घरों के शीशे टूटे हुए हैं। पथराव इन घरों पर हुआ, लेकिन कैमरे पर सामने आकर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जंगीपुरा यहाँ लगभग 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। नेशनल हाईवे इस तरफ है लगभग 50 कदम दूर, और ये उमरापुर इलाका कहा जा रहा है। उमरापुर में सबकी जुबान पर ताले लगे हैं। खौफ है कि अगर बोले तो हमला फिर हो सकता है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में केवल पत्थर ही नहीं चले, आग भी लगाई गई। भीड़ ने सबसे पहले पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया, पहले उनमें तोड़फोड़ की गई, सड़क पर उन्हें पलट दिया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियां बीच सड़क पर धू-धू कर जलती रही और भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं, आम जनता की गाड़ियों को भी उपद्रवियों की भीड़ ने बख्शा नहीं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। मौका मिला तो आग भी लगा दी। मुर्शिदाबाद वक्फ कानून के नाम पर जंग का मैदान बन गया। और इस बीच ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि वो मुसलमानों के साथ मजबूती से खड़ी हैं। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, दैट यू शुड असेंबल एंड लॉन्च ए मूवमेंट। I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. दीदी ने एक समुदाय को तो प्रोटेक्ट करने की बात कह दी। उन्होंने कहा बेसब्र भी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उपद्रव मचाती हुई ये भीड़ थी, जो पत्थर बरसाती हुई भीड़ थी और जो ममता बनर्जी की अपनी पुलिस थी, उन्हें बचाने की, उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? मुर्शिदाबाद में भीड़ बवाल के मकसद से ही सड़कों पर उतरी थी। ऐसा भीड़ के इरादे से ही साफ नजर आ रहा था। भीड़ वक्फ कानून का नाम ना मानने और ना ही संविधान को मानने की
बात कर रही थी। मतलब देश के अंदर ही देश के संविधान के खिलाफ नारे लग रहे थे और जोर शोर से लग रहे थे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार से सवाल कर रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह सब ममता बनर्जी की शह पर हो रहा है। टीएमसी के लीडर इसमें शामिल हैं। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं और ममता बनर्जी की शह पे पूरी बात हो रही है। ममता बनर्जी जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हिंदू एक भी वोट नहीं देंगे। आज मुर्शिदाबाद में 2 पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, 6 पुलिस वैन वैंडलाइज्ड हो गया। आज अभिषेक बनर्जी कहां गोली चलाने की बात कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? या अपने बिल में जो छुपे हुए हैं ऐसे ही बिल में छुपे रहेंगे। अब तक जितने वीडियोस मैंने आपके सामने रखे उससे तो एक अंदाजा आप भी लगा पा रहे होंगे कि जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हुआ वो अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे मौलाना मौलवियों की वो ब्रिगेड है जो वक्फ कानून के नाम पर कई महीनों से मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। तो सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल वक्फ की नई प्रयोगशाला बन गया है? मुसलमानों को वक्फ कानून के नाम पर खुलकर भड़काया जा रहा है। ऐसी तकरीरें दी जा रही हैं जिसे सुनकर देश का मुसलमान सड़कों पर उतर आए। मौलाना सोहराब कलकत्तवी को सुनिए जो वक्फ एक्ट के खिलाफ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं और खुलकर फैला रहे हैं। अभी वक्फ तरमीमी बिल अभी चल रहा है ना। नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर जी, सुनो, आप कहते हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हिमायती हैं। आखिर ये बताओ ये बिल पास हुआ कैसे? आप अगर सपोर्ट नहीं करते ये बिल पास नहीं होता। ये नीतीश कुमार, ये जो नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर है, और सुनो चंद्रबाबू नायडू जिनकी वो कहो के साथ से हमारे मोदी साहब ने सरकार बनाई, सहमति से हुकूमत बनाई। यही मोदी हमारे प्राइवेट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, रमजान का महीना गुजरा, सर में टोपी लगाकर, गले में गमछा लगाकर अफ्तारी किया कि नहीं किया? अच्छा ये बताइए, ये अफ्तारी किया का है? रोजा था? अरे रोजा था वो। हमारी बात समझ में नहीं आती है। लिखने वालों ने लिखा, मोदी ने नीतीश कुमार की अफ्तार पार्टी में दावत दी, ना मोदी रोजा रखा ना नीतीश कुमार रोजा रखा, तो खोलेगा क्या? अरे अब आपको मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी का भड़काऊ बयान भी सुनाती हूँ। ये औरंगजेब, बाबर, गाजी, टीपू सुल्तान को मुसलमानों का हीरो बताते हैं और हिंदुस्तान में कोहराम मचा दो ऐसी भड़काऊ तकरीरें करते हैं। मौजूदा दौर में दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज बिल्कुल बंद कर दी जाए। दुनिया ये कोशिश कर रही है कलमा पढ़ने वालों की आवाज को बिल्कुल दबा दिया जाए। मुल्क के कोने कोने में ये कोशिश की जा रही है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बान से या तो जुमले निकले नहीं, और अगर निकले हैं तो वो उनके करीब रह जाएं, कहीं ना पहुँचें, ना हुकूमत वक्त तक पहुँचें, ना पार्लियामेंट तक पहुँचें, ना सदन तक पहुँचें, ना हमारे हुकूक के मुतालबे के लिए पहुँचें। इसीलिए मैं मुल्क के कोने कोने में अपनी कौम से कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते।
इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल बंगाल में चुनाव होंगे। इससे पहले मौलाना मुसलमानों को वक्फ के नाम पर सड़कों पर उतरने के लिए भड़का रहे हैं। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए ये तकरीरें दी जा रही हैं। जल्दी में वक्फ बिल पास करके मुसलमानों को जलील भी किया गया, मुसलमानों को रुस्वा भी किया गया। लोकसभा से भी वक्फ बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी ये वक्फ बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की तरफ से भी शायद इजाजत मिल गई। इस 10 साल में मुसलमानों ने ये साबित कर दिया, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि तुम जुल्म करो, तशद्दुद करो, कारोबार को मुतासिर करो, सफर में जुल्म करो, मॉब लिंचिंग करो, चाहे तुम जिस तरह भी मजालिम करोगे, हमें सब गवारा है। मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो, ये मुसलमानों को गवारा नहीं है। मामूली टाइम नहीं है, ये 10 साल यूं ही नहीं गुजर जाते। हिंदुस्तान वाले 10 साल की अहमियत खूब जानते हैं। 10 साल किस तरह से गुजरे हैं और 11वां चालू है, और इस 10 साल में क्या क्या हुआ, क्या क्या न हुआ। गद्दारी का इल्जाम हम पे लगाया गया, बेवफाई का इल्जाम हम पे हमारे ऊपर लगाया गया, बेवफा मुसलमानों को कहा गया, गद्दार मुसलमानों को कहा गया, जुल्म तशद्दुद मुसलमानों पे किया गया, लिंचिंग के जरिए मौत की घात उतारा गया। इस 10 साल में मजहबी नारे लगवा कर एक कमजोर को इतना मजबूर और लाचार किया गया कि उसे मारा भी गया और नारे भी लगाए गए। अफवाह गैंग जबरदस्त एक्टिव है। वक्फ कानून को लेकर देश में फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि वक्फ कानून में संशोधन क्यों जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बात आपको याद होगी। इसमें उन्होंने कहा था कि देश के दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा, जहां भी होगा उसे वहां से लाया जाएगा, सजा दिलाई जाएगी। देश के दुश्मनों की लिस्ट में एक नाम तहव्वुर राणा का भी है। तहव्वुर राणा जो 17 साल के बाद पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड है, अब उसे भारत लाया जा रहा है। 26 नवंबर 2011 को मुंबई में आतंकी अटैक हुआ था। इसमें 174 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस हमले की पूरी साजिश लश्कर तैयबा के आतंकी तहव्वुर राणा ने ही रची थी। उसे अमेरिका से लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन कहा जाता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बार फिर प्रूफ कर दिया। अमेरिका से विशेष विमान से आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका विमान उतरेगा। इसके बाद उसे एनआईए के हवाले कर दिया जाएगा। हमारे साथ फॉर्मर डीजी एनआईए वाईसी मोदी हैं, जिन्होंने इसे बहुत ही बारीकी से देखा। इनके टेन्योर में पूरी तरह से तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए पूरी कोशिश की गई और उसके बाद एक एक बारीकी से पूरी कॉन्स्पिरेसी को हैच करने में इनकी एक अहम भूमिका थी। तहव्वुर राणा जब 26/11 का अटैक हुआ, उसके बाद से लेकर आपके टाइम पर कैसे पैरेलल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और जब अब इसका एक्स्ट्रेडिशन हो रहा है तो कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? ये भारत के लिए, ये हमारी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तहव्वुर राणा के मामले में भारत सरकार ने और एनआईए ने लगातार उसको फॉलो किया, अमेरिकन क्वेरीज को आंसर किया। हमारी टीम्स कई बार अमेरिका गई, जिसमें हमारे लॉयर्स भी शामिल थे, और उन्होंने पहले अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस किया कि हमारे पास तहव्वुर राणा के खिलाफ एडिक्वेट एविडेंस है, और वो एविडेंस ऐसा है कि जो उनकी कोर्ट में भी ऑफेंस को एस्टेब्लिश करता है और हमारे हिंदुस्तान में भी एस्टेब्लिश करता है। तो इस वजह से मैं ये मानता हूं कि एनआईए की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में उसके प्रत्यर्पण की बात की गई। साल 2020 में भारत सरकार ने तहव्वुर राणा के खिलाफ सारे सबूत अमेरिका को दिए।
इसके बाद जब फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी ट्रंप से बात की। तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, वो पाकिस्तान की फौज में डॉक्टर भी रह चुका है और अमेरिका के शिकागो में रहकर आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई में आतंकी हमले की साजिश रचने का दोषी है। उसने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को भारत का वीजा दिलवाया और जिन जगहों पर आतंकी हमले हुए थे उन तमाम जगहों की रेकी करवाई थी। मुंबई हमले में 174 लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझाने में कामयाब रहे कि तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाना कितना जरूरी है। तभी तो ट्रंप ने भी उसके प्रत्यर्पण पर मोहर लगा दी। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. दरअसल जब नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमले हुए तब तक इसमें तहव्वुर राणा का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन 2009 में जब अमेरिकी जांच एजेंसी ने एक दूसरे केस में तहव्वुर राणा और उसके फ्रेंड डेविड हेडली को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की गई तो मुंबई हमले की साजिश रचने का खुलासा हुआ। तहव्वुर राणा के फ्रेंड डेविड कोलमैन हेडली ने यह कबूल किया था कि तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। इसके लिए उसने 2006 में मुंबई में इमिग्रेशन सेंटर खोलने की योजना बनाई। इमिग्रेशन ऑफिस के लिए डेविड कोलमैन हेडली को वीजा दिलवाया। पहचान छिपाने के लिए तारदेव इलाके में इमिग्रेशन कंपनी खोली। अटैक से पहले हेडली ने 5 बार मुंबई का दौरा किया और जिन जगहों पर अटैक होना था वहां की रेकी की। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन हुआ है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे हम विक्ट्री कहेंगे अपने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव का भी, क्योंकि तहव्वुर राणा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सारे प्लॉट को वर्चुअली कार्यान्वित किया था। इमिग्रेशन की एक फर्म बना के वो पहले वहाँ पे काम करता था और उसके आधार पर ही उसने हेडली के लिए सारे उसके वीज़ाज बनाए, उसको एक आइडेंटिटी दी, जिसके बल पे हेडली ने पूरे जगह आकर सर्वे किया और ऐसी ऐसी जगहें चुनी जहां पर बाद में अटैक हुआ। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि तहव्वुर राणा खुद भी आर्मी में था, एक डॉक्टर था और बच्चे से उसकी दोस्ती थी। तो अब जाहिर है कि जब एक व्यक्ति जो स्कूल से जुड़ा हुआ है, हेडली से आर्मी में रह चुका है, उसकी पहचान बिल्कुल होगी आईएसआई के बारे में और उसको पूरी जानकारी थी इस प्लॉट में। पाकिस्तान की फौज में डॉक्टर रह चुका तहव्वुर राणा कितना शातिर था, इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि कैसे उसने 2006 में पूरे हमले की साजिश रची। मुंबई में अपने ऑफिस खोलने के लिए वीजा भी दिलवाया और 26 नवंबर 2008 के मुंबई में हमले की कहानी हम सब जानते हैं। ये हमला वो जख्म है जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते 10 आतंकी मुंबई में दाखिल हुए थे। रेलवे स्टेशन, 5 स्टार होटल, अस्पताल तक को निशाना बनाया। 174 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस दौरान 10 में से 9 आतंकी भी मारे गए, लेकिन एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। इसके खिलाफ देश की अदालत में ट्रायल चला और 2012 में उसे फांसी दे दी गई। दूसरी तरफ 2011 में अमेरिका की अदालत से आतंकी तहव्वुर राणा को अदालत से बेल मिल गई। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द और उनका गुस्सा सामने आया था। 10 जून 2011 को उनका दिया गया बयान आप सुनिए। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है।
किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है? देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? और आज जो शिकागो की कोर्ट में हुआ है, उससे मुझे साफ नजर आता है कि अब हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधि करने वाले सारे आतंकवादी ये चाहेंगे कि उनके सारे मुकदमे अमेरिका की कोर्ट में चले। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि मुंबई के गुनहगारों को सजा मिले, और फिर समय आया 2014 का, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और फिर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को भारत लाने का मिशन शुरू हुआ। 28 अगस्त 2018 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने तहव्वुर राणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 4 दिसंबर 2019 को तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने अमेरिका को डिप्लोमेटिक नोट दिया। 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की जमानत का भारत ने विरोध किया। 16 मई 2023 को अमेरिका की अदालत ने प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी। साथ ही 13 नवंबर 2024 को भारत की अपील पर उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। 13 फरवरी 2025 को जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिले तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी उसे भारत भेजने पर अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद बीमारी का बहाना बनाकर तहव्वुर राणा दोबारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंच गया, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। आज तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और कल दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका विशेष विमान उतरेगा, जिसके बाद एनआईए के हवाले कर दिया जाएगा तहव्वुर राणा। देविका, तहव्वुर राणा जो मास्टरमाइंड है इस आतंकी हमले का, वो भारत लाया जा रहा है, कैसे आप देखती हैं? इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मैं इंडियन गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तहव्वुर राणा को फाइनली भारत लाया जा रहा है। उसे लाने के बाद उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाले और उसे भी सजा फांसी हो, मैं यही मांग करती हूँ। आप तो इस हमले में बाल बाल बची है, आपके पैर को गोली लगी थी, अब वो आए तो उसको किस तरह से सजा मिले? क्योंकि ट्रायल लंबा चलता है, आएगा यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन और चलेगा, ट्रायल चलेगा, क्या आपकी मांग रही है? मेरी मांग यही रहेगी कि तहव्वुर राणा को भी सिर्फ फांसी की सजा हो और उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन मिले कि पाकिस्तान में आज भी कितने आतंकवाद छुप के बैठे हैं और आतंकवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है, तो उन लोगों को भी सिर्फ फांसी की सजा हो और पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कार्रवाई किया जाए। मोदी जी पे मुझे विश्वास था, अगर मोदी जी के बदले कोई और भी होते जो अपने देश के लिए करते तो मुझे उन पर ज़रूर विश्वास है। तो मोदी जी अपने देश के लिए करे, आतंकवाद को खत्म करने के लिए करे, तो मुझे हमेशा उन पर विश्वास है और रहेगा आगे भी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और डिप्लोमेटिक जीत हुई है। तहव्वुर राणा को भारत लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि भारत के दुश्मनों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उसे भारत के कानून के हिसाब से ही सजा भी दी जाएगी। आतंकियों का पनाहगार बना पाकिस्तान, इसकी भी पोल खुल गई कि कैसे आईएसआई ने तहव्वुर राणा के साथ मिलकर मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दिया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, उसे भारत के कानून के हिसाब से सजा भी दी जाएगी। लेकिन आज विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को शांति और सद्भाव का भी संदेश दिया।
दरअसल जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सकल जैन समाज को जोड़ते हुए आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कार्यक्रम में 108 देश में 6000 जैन मंदिर और साधना केंद्रों में सामूहिक रूप से नवकार मंत्र जाप किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। सुबह 8:27 पर नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ध्यानमग्न रहे। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैछायाणम। नवकार मंत्र, जिसे नमोकार मंत्र भी कहा जाता है, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जो 5 परमेष्ठियों को नमन करता है। इनमें अरिहंत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु संतों को प्रणाम किया जाता है। सभी के मंगल की कामना की जाती है। इससे ऊर्जा का संचार होता है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, एमो लोए सब सावणम। एक स्वर, एक प्रवाह, एक ऊर्जा, न कोई उतार न कोई चढ़ाव, बस स्थिरता, बस समभाव। एक ऐसी चेतना, एक जैसी लय, एक जैसा प्रकाश, भीतर ही भीतर। देश विदेश में एक साथ एक ही चेतना से जुड़े लाखों करोड़ों पुण्य आत्माएं, एक साथ बोले गए शब्द, एक साथ जागी ऊर्जा, ये वाकई अभूतपूर्व है। इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं।